हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, विगत वीडियो में हम लोगों ने वीडियो में हमने देख लिया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। प्रश्न पहले को हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा और किस तरह से आपको व्यवस्थाओं को लेकर चलना है, किस तरह से आंसरिंग करनी है, किस तरह से आपको उत्तर लेखन का कार्य करना है, ये सब जान लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 2 में जो है अलंकार से संबंधित बातें रखी जाएगी और अलंकार के यहाँ पर प्रश्न रखे जाएंगे। अलंकार के 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न वो होगा जो 3 नंबर के लिए होगा और एक प्रश्न होगा जो 1 नंबर के लिए होगा। जो 3 नंबर के लिए प्रश्न होगा उसमें आंसर कैसे करना है, और 1 नंबर वाला जो प्रश्न होगा उसके लिए कैसे करना है। 1 नंबर वाले के लिए आप लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई एक परिभाषा या कोई वाक्य या कोई पंक्ति या कोई बात पूछी जाएगी, या हो सकता है किसी एक अलंकार का कोई एक आध शब्द पूछ लिया जाएगा और उसका आपको भावार्थ बताना पड़ेगा या उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो वहीं पर आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। और अगर 3 नंबर की बात करता है तो 3 नंबर में क्या पूछेगा, 3 नंबर में हो सकता है वो शब्दालंकार किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, या शब्दालंकार का तात्पर्य किससे है ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित प्रश्न रखे जाएंगे और सबसे पहला इसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे। एक होंगे अर्थालंकार के और एक होंगे शब्दालंकार के। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी शब्दालंकार का। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न दिया हुआ है शब्दालंकार में 2.1 में। पहला प्रश्न दिया हुआ था, वर्णों अथवा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहां होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। यह प्रश्न विगत प्रश्नों से उठाया गया है, प्रश्न पत्रों से उठाया गया। तो उसका आंसर है, इसका आंसर देख लीजिए। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आपको सिर्फ इतना सा यहां पर इसका आंसर लिख देना था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इतना भी यदि आप लोग लिख देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न है, ये आपके सामने लिखा है, अनुप्रास के कितने और कौन से भेद है। अब प्रश्न की प्रकृति को आप लोग समझना सीख चुके हैं कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। तो प्रश्न की प्रकृति यहां पर है अनुप्रास के कितने। सबसे पहले तो उसने पूछा कितने भेद है और कौन कौन से भेद है, मतलब अब उनके नाम भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ भेद की संख्या लिखने से नंबर पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। तो अनुप्रास के कितने भेद है, तो यहां लिखना पड़ेगा, पहले आंसर में आपको लिखना पड़ेगा इसके 5 भेद है। ऐसा प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, 5 भेद। उसके बाद उन 5 के नाम लिखने के लिए आप लोग क्रमवार ऐसे एक ही या 2 पंक्ति में लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा छेका अनुप्रास, दूसरा हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास, तीसरा हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास, चौथा हो जाएगा आपका लाटानुप्रास, और 5वां हो जाएगा आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास ये है, आपके पूरे नाम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 1 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अब इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है 3 नंबर के लिए, तो आपको उसकी परिभाषा, अर्थ और एक आध उदाहरण भी आपको देना होगा 3 नंबर के लिए। अब बात करते हैं 2.2 की, मतलब प्रश्न नंबर जो 2 अलंकार से संबंधित है। उसमें मैंने शब्द की बात कर दी। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर अर्थालंकार की। तो ये शब्द यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, मैं लिख देता हूं यहां पर अर्थालंकार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अर्थालंकार में भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे, या तो 3 नंबर के लिए आ सकता है या तो 1 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उपमा अलंकार के अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत कहते हैं या अप्रस्तुत कहते हैं। अब यहाँ तो बकायदा सारी बातें लिखी हुई है, आपको केवल यहाँ उत्तर में इतना सा लिखना है। अब आप लोगों ने यदि पढ़ रखा होगा तो सिर्फ इतना सा लिखना है कि उसके प्रस्तुत कहते हैं, और ज्यादा ही है तो बगल में उपमेय लिख दीजिए। हो गया काम इतने से। अगला प्रश्न है, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित रहते हैं उसे उपमा का कौन सा भेद कहते हैं। ठीक है, जहां चारों अंग उपस्थित रहते हैं, तो सबसे पहले तो चारों अंग जहां उपस्थित रहते हैं उसे पूर्णोपमा कहते हैं, और ये उसका प्रथम भेद है। क्योंकि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, और ये नाम है आपके सामने उसका
और ये वो प्रथम स्थिति है उसकी, इसलिए यहाँ प्रथम लिख दिया, क्योंकि उसने पूछा है ना कौन सा भेद है, तो साहब वो है प्रथम भेद है। ठीक, तो ये था प्रश्न को हल करने का तरीका। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न की, और वो है प्रश्न आप लोगों के सामने, आप लोग थोड़ा सा देख भी लीजिए। वो है अनुवाद की प्रक्रिया को लेकर प्रश्न पूछने का तरीका। अब अनुवाद की प्रक्रिया को कैसे सॉल्व करें कि नंबर हमें अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो अनुवाद की प्रक्रिया में आप लोग जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तो वहां वहां आप लोग प्रशासनिक शब्दावली का बिल्कुल प्रयोग करें। और अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी फ्रेज का प्रयोग हुआ है, इडियम्स का प्रयोग हुआ है, तो आप उसी तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सामान्य अंग्रेजी की ट्रांसलेशन वाली प्रक्रिया के साथ लिख सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु कहीं अगर ऐसा लिख दिया जाए कि पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली है, तो आपको 100% वही शब्द लिखना पड़ेगा जो प्रशासनिक दिया हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसको पढ़े कैसे, कहाँ से तैयार करें, तो इसको तैयार करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे प्रशासनिक शब्दावली, तो आप लोगों को 651 पेजों का एक पीडीएफ मिलेगा। आप इस पीडीएफ से बहुत अच्छे तरीके से ये प्रशासनिक शब्दावली को भी पढ़ सकते हैं, और ये जो अनुवाद की प्रक्रिया के लिए वहां पर उसके बगल में सेंटेंस बना कर दिए होंगे उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यह आपको तैयार करना पड़ेगा, आपके पास अभी समय है, तो आप वहां से छोटे छोटे जो बिंदु है उनको तैयार कर लीजिए। और ये बिंदु आप लोगों को कैसे तैयार करना है, तो जो पत्र व्यवहार की शब्दावली होती है, जो हम पत्र व्यवहार या पत्रचार में पढ़ेंगे, है ना, पेपर नंबर 6 में, उनकी जो शब्दावली होती है उसके आधार पर जो यहाँ पर ट्रांसलेशन करके दिया होगा, अनुवाद करके दिया होगा, वो पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका आसान। जैसे कि यहाँ लिखा है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें, मतलब इसके भी 2 पॉइंट चलेंगे, 3.1 और 3.2। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3.1 में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, और अगले वाले में 3 अंक निर्धारित किए गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके 5 प्रश्न होंगे और 4-4 अंकों के रखे गए होंगे। जैसे कि पहला शब्द लिखा है कृपया अत्यंत जरूरी समझे, तो ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है, अब यहाँ अगर कोई सिंपल सी या सामान्य से अंग्रेजी में अगर अनुवाद कर देता है तो उसके नंबर कट जाएंगे। और वहीं वो अगर प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए लिखता है, जैसे प्लीज कंसीडर इट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये कंसीडर शब्द जो है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। जैसे यहाँ पर हुआ है, इसमें भी प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, यथा संशोधित, है ना। अगर वो भेज दे, ऐसा लिख दे कि यथा संशोधित भेजे, तो इश्यूड एज अमेंडेड, ऐसा आपको लिखने की आवश्यकता होगी। पर यहाँ सिर्फ इसने लिखा है यथा संशोधित, तो यहाँ अमेंडेड शब्द जो है वो आपका प्रशासनिक है। अगर इसकी जगह कुछ और अगर आप लोग लिख देते हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। नंबर मिलेंगे तो सही, पर पूरे नहीं मिलेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, और वो है अब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद सीख लिया आप लोगों ने। अब अंग्रेजी से हिंदी में उसका रूपांतरण करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3-3 नंबर की प्राप्ति हो सकती है, या कह सकते हैं कि ये 35 नंबर का टॉपिक होता है, इतना सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, मैन मेड द टाउन एंड गॉड मेड विलेज इज अ वेल नो फ्रेज। ये एक तरह से मुहावरा है, यहाँ पर आप लोगों ने पकड़ लिया। अब यहाँ इसका सामान्य तौर पर अनुवाद करना था आपको, मनुष्य ने शहर बनाया और भगवान ने गांव, ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है, आपको ये इतना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी। एक शब्द लिखा हुआ है एक्शन, ये जो शब्द है ये प्रशासनिक शब्द है, इसी का आपको सही मीनिंग लिखना पड़ेगा। अब कई बार क्या होते हैं कि अगर सही यह शब्द याद नहीं आता है तो हम लोग लिख देते इसके जगह पर कार्यवाही। क्या लिख देते हैं? कार्यवाही। तो भैया मेरा बस इतना सा कहना है कि कार्रवाई और कार्यवाही में थोड़ा अंतर है। कार्रवाई वो होती है, जैसे कार्यवाही लिखा है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए कोई संस्था है, कोई सभा समिति है, कोई संसद की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो सदन, दोनों सदन होते हैं, वो जो कामकाज के लिए चलाई गई प्रोसेस है उसको कह लेते हैं कार्यवाही। मतलब इसको कह लेते हैं हम लोग प्रोसेडिंग। तो जो प्रोसीडिंग होता है उसको कार्यवाही कहते हैं। और जो
एक्शन लिया जाता है, जो उसने कार्रवाई करके नियम बनाए होंगे उस पर अगर सरकार अपना एक कार्रवाई कर दे, एक नियम लागू कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? कार्यवाही। तो ये है कार्रवाई और ये है कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब है कामकाज के लिए चलाई गई प्रक्रिया, प्रोसीडिंग, और वहीं पर जहां पर किसी चीज का एक्शन लिया जाए उसे कहते हैं कार्रवाई। तो दोनों शब्द आप लोगों को अंतर पता चल जाना चाहिए, ये ऐसे सही लिखने की आवश्यकता है। अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला बिंदु है प्रश्न नंबर 4, जो कि आप लोगों को यहां से प्रश्न नंबर 4 में संधि, समास, विराम चिन्ह और व्याकरण के संबंध में कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। तो व्याकरण को ध्यान रखना है और व्याकरण में जो कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है यही कहीं ना कहीं आपको प्रश्न नंबर 1 में भी सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 1 में 3 अंक की बारी होगी और यहां पर 2 अंक की बारी होगी, ठीक है। 20 नंबर यहां पर रहेंगे। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बड़ी गहनता से और बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपके पास निर्धारित है टॉपिक, पहले से फिक्स है। जैसे यहां लिखा है कल्पांत, तो यहां संधि पूछी है तो सिर्फ संधि का नाम बता दीजिए कौन सी है। तो कल्प प्लस अंत से बना हुआ शब्द है। अच्छा, यहां पर संधि का कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको संधिया वगैरह पढ़ाऊंगा तो वो सब आपको एक एक बात यहां से समझाते हुए चलूंगा कि क्या यहां पर बात हुई है। कल्प प्लस अंत में दोनों का यहां से मेल कराया तो दीर्घ स्वर संधि नजर आ रही है, तो इसलिए यहां पर सिर्फ आंसर लिखना है आपको, क्या? दीर्घ स्वर संधि। इतना सा लिख देने से आपको पूरे के पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला उदाहरण है चंद्रमुखी, एक शब्द लिखा हुआ है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, सिर्फ इतना पूछने का आशय है। तो अगर आप विग्रह कर देते तो सोने पे सुहागा है, और नहीं भी करोगे तो सीधा समास का नाम भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहां पर चंद्रमा उपमान हो गया और मुख उपमेय हो गया, तुलना के समान शब्द कर रहा है, मतलब यहां पर बात हो जाएगी किसकी? कर्मधारय समास की। यदि आप लोगों ने कर्मधारय समास के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो डेफिनेटली आप लोग आंसर निकाल ले जाएंगे। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न और दिया है, मेरी भव भादा हरो डॉट 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 लगा के यहां पर उन्होंने एक विराम चिन्ह लगाया, और श्याम हरित दूती होए वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? केवल चिन्हों के नाम लिखना है, केवल उन विराम चिन्हों के नाम लिखाना है, यहां से यहां तक जो लगे हुए हैं तो वो चिन्ह कौन कौन से है। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक चिन्ह लगा हुआ है जो कि है दोहरा, जिसको दोहरा भी कहते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपके पास लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? लोप चिन्ह। इसको आप लोग चाहे तो यहां बगल में ऐसा बना भी सकते हैं, और इसको चाहे तो यहां पर ऐसे बगल में बनाकर बता देना उनको कि भैया ये ऐसा ऐसा दिखता है। तीसरा अगर बात करें कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है आपके पास में पूर्णवर विराम, और वो है इकहरा। इकहरा पूर्ण विराम चिन्ह। और ये जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दिया। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो यहां पर आपको 2 नंबर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5 में प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर दिया जाता है, और इस बॉक्स में प्रश्न यहां पर लिखे जाएंगे और उत्तर यहां पर लिखे जाएंगे। ऐसा आपके सामने ये बॉक्स प्रदर्शित होगा। अब इस प्रश्न में आपको क्या नहीं करना है उस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको इस लाइन के बाहर जाकर बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना है, या इस लाइन के बाहर जाकर उत्तर नहीं देना है। जो भी उत्तर देना है इसी बॉक्स के भीतर देना है, अंदर देना है, ठीक है। कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन का आंसर यहां लिखते समय गड़बड़ी हो गई तो कहीं और इधर उधर खिसका के हम लोग लिखने का प्रयास कर देते, क्योंकि हमारी आदत में है, इसीलिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर उसने मान लीजिए यहां कोई मुहावरा लिखा है तो आपको उसका केवल यहां अर्थ लिखना है,
वाक्य में प्रयोग क्यों करें हम, जब उसमें पूछा ही नहीं है। अगर वो बोलता है कि वाक्य में प्रयोग करो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बॉक्स में वाक्य में प्रयोग करना संभव ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो आपको केवल उस मुहावरे का अर्थ लिखने की आवश्यकता है और कुछ भी लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो जो पूछा गया है केवल उतना ही लिखे, है ना। अतिरिक्त लिखने अगर वहां बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो बड़ा अजीब सा, बड़ा भद्दा सा नजर आएगा, है ना। इसलिए सही लिखने का प्रयास करें। और जो प्रशासनिक शब्दावली के लिए मैंने आपको कहा है कि पीडीएफ पढ़िएगा, उसको अपने स्तर पर तैयार कीजिएगा। और इस पीडीएफ में भी कौन कौन से वर्ड पढ़ने हैं वो बता देता हूं। अल्फाबेट में ए को ध्यान से पढ़ लीजिए, एस को ध्यान से पढ़िए, टी को ध्यान से पढ़िए, ई को, एम, बी, सी, डी। ये जो अल्फाबेट्स के शब्द है इनको ध्यान से पढ़िएगा, बार बार एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा हाँ, एक और पी याद आ रहा है मुझे, पी को भी पढ़ सकते हैं। तो ये शब्द जो है, इनके बने हुए जो शब्द है उनको ध्यान से पढ़िए, और जो प्रशासनिक सेवा में यूज होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पढ़िए। तो ये शब्द आप लोग इतने पर भी अगर पढ़ते हो बार बार जो एग्जामों में आए, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। अभिरक्षा, अभिरक्षा का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। मान लीजिए उसने यहाँ अभिरक्षा लिख के दिया है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखा हुआ है, और इसको मुझे आंसर यहाँ पर करना है कि अभिरक्षा के लिए मैं क्या लिखूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्टडी। तो मैं पूरा का पूरा कस्टडी लिखकर यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, बहुत सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, बस इतना सा लिखकर काम मेरा हो जाएगा। अगला उसने कहा कि एक अंग्रेजी में दिया हुआ शब्द है, उसका हिंदी पारिभाषित रूप लिखना है। तो स्टेटमैन लिखा हुआ है, स्टेट्समैन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर अगर स्टेट्समैन यहाँ पर लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ सिर्फ इतना सा लिखने की आवश्यकता है बंधु, जिसमें मैं सिर्फ इतना सा लिख दूं राजनेता, तो भी मेरा काम हो जाएगा। बस इतना सा लिखना है। तो इस तरह से आपको आंसर करने की आवश्यकता है ना। बहुत ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो पूछा है वो पूरा लिखें, और जो नहीं पूछा है उसको लिखने की क्या जरूरत है। अपठित गद्यांश, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु है। यहां पर आपके पास में 5 क्वेश्चन होंगे, और इन पांचों क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। कई बार क्या होता है, अपठित गद्यांश में जो गद्यांश दिया गया है उसी को पढ़कर हम लोग उत्तर लिखने का कार्य कर देते हैं, और कुछ हद तक वो सही भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावार्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम उस गद्यांश के भावार्थ को ध्यान से समझ जाए, तो उसके यथावत शब्द न लिखकर उसके भावों को लिख दे, उसके इर्द गिर्द की बातें लिख दे जो उसके भावों को समझा दे, तो समझ जाना कि आपका गद्यांश बहुत अच्छे से हल हुआ है, अपठित गद्यांश। और एक शीर्षक निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो पूछेगा जरूर कि इसका शीर्षक क्या है या मूल भाव किस बात पर केंद्रित था। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पल्लवन की। अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से बड़ी बारीकी से पढ़कर रखा हुआ है, तो यही आपको प्रश्न नंबर 1 में भी मदद करेगा और प्रश्न नंबर 7 में भी मदद करेगा। प्रश्न नंबर 7 में आपको यहां पर विषय वस्तु के रूप में कोई पंक्ति दी गई होगी, कोई दोहा दिया गया होगा, कोई मुहावरा दिया हो सकता है, कोई लोकोक्ति हो सकती है या कहावत हो सकता है, या कोई एक बिंदु भी हो सकता है, या एक कोई छोटा सा वाक्य भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें। तो ये जितने भी विषय वस्तु, और ये जो यहां पर एक प्रश्न भी लिख रखा है, तो इन सारे विषय वस्तु में केवल एक बात है, सबसे पहले जो भी आपको विषय वस्तु दिया गया है, विषय वस्तु का आप लोग क्या करें कि पहले भावार्थ निकाल ले कि इसका भावार्थ क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, कौन सी चीजों को बोलने का या बताने का आशय है उसका। तो हम पहले इसका भावार्थ ढूंढ ले। अगर भावार्थ मिल जाता है तो उसके साथ साथ हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। पोषक तत्व का मतलब यहां पर इन बातों से है
जो उस पंक्ति के लिए, उस पद्यांश के लिए उस पद्यांश के लिए, उस पंक्ति के लिए विस्तार करने में मदद करेगा। इसमें विस्तार, बढ़ाना, क्योंकि पल्लवन का मतलब ये क्या होता है, बढ़ाना। तो वहां पर पोषक तत्व में क्या क्या रख सकते हो, तो हो सकता है पोषक तत्व में आप उसी पंक्ति से रिलेटेड या उससे मिला जुला कोई दोहा रख दीजिए अन्य, या कोई किसी महत्वपूर्ण कथन को रख दीजिए जो बड़ा प्रसिद्ध हो, जो उसके साथ जुड़ा हो। बीच बीच में आप लोग बीच बीच में कोई उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। या फिर अगर दोहा आपको यहां नहीं देना है, प्रारंभ में नहीं देना है, तो फिर अंत में दे, पर देना जरूर है, उससे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। ये बीच बीच में उदाहरण की बात इसलिए करते हैं, इसलिए कहते हैं, हाँ, इन सभी प्रक्रियाओं में एक बात का ध्यान रखें कि जो भी बातें लिख रहे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हो, मतलब तारतम्य हो। कैसी हो, तारतम्य हो, स्पष्ट हो, सुबोधगम्य हो। कैसी हो, सुबोधगम्य हो। सुबोधगम्य हो, ठीक है। और एक और चीज हो, स्टेप टू स्टेप चलने वाली चीजें हो, ऐसे नहीं कि यहां वहां भागते नजर आए। अब आपके पास पल्लवन के लिए एक पेज ऐसा दिया होगा और अगला पेज और दिया होगा। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या ये पूरे पेज भरने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि विषय वस्तु में, जैसे इसमें यहां पर बात एक छिपी हुई है, एक बात यहां छिपी हुई है, एक बात यहां पर छिपी हुई है, और एक बात यहां छिपी हुई है, तो इन चारों बातों को आपको समझाना भी है और चारों के अंदर एक तारतम्यता भी बतानी है, एक लिंक भी बताना है। तो इन चारों बातों के लिए आपके पास ये एक पेज तो कम पड़ जाएगा। फिर तो आप लोग यहां तक 1.5 पेज तक आ सकते हैं, 1.5 तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इसी एक पेज में आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो वहां पर भी रुक सकते हैं। जरूर नहीं कि पेज भरना ही है ना। बस आपकी ये चारों बातें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये चारों बातें लिखी हैं, और इन चारों बातों को अगर ध्यान से पहले बनाएंगे, इसका ड्राफ्ट बनाएंगे ना, तो थोड़ा जगह तो लगेगी, क्योंकि आपको हर एक बात को समझाना है, उसके सहायक तत्व भी तो लाना है, पोषक तत्व भी तो लाना है। अब इसको पढ़े कैसे, कहाँ से तैयार करोगे, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध तो है, पर जहां तक मुझे याद है, अगर आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को तैयार करना चाहते हैं, तो बीए की फर्स्ट और शायद थर्ड सेम में है, बीए की आप लोग जाइएगा मार्केट में कहीं से भी, किसी भी दुकान में, बीए की जो ओल्ड बुक्स होगी या पुरानी जो 20 क्वेश्चन आती है, 20 प्रश्नावली, उसको ले आइए और उसमें देखिए आपको पल्लवन और संक्षेपण बहुत अच्छे से दिया है या नहीं दिया है। इंडेक्स में देख चेक कर लेना और उठा के ला लेना साहब उस बुक को। आपको वहां पर पल्लवन संक्षेपण करने की बहुत सारी चीजें वो विस्तार से बताएगा, समझाएगा। पहले तो उसकी प्रोसेस को समझाएगा कि पल्लवन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी चीजों को समझ सकते हैं, है ना, कि कैसे पढ़े। तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए, और ये आपको बीए की किताब से मिल जाएगा। अगर किसी ने बीए कर रखा है तो उसको मालूम होगा, ये होगा उसमें जरूर। बीए हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, या फिर एमए में, जो एमए की किताबें हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं हिंदी साहित्य से, है ना, एमए कर चुका हूं, या हिंदी साहित्य मेरा फेवरेट विषय रहा है, वर्ग 1, 2, 3, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं संक्षेपण की। संक्षेपण में क्या क्या करें, तो संक्षेपण के लिए आपको क्या करना है, जो भी विषय वस्तु आपको दिया है एक गद्यांश के तौर पर दिया जाएगा, और ये गद्यांश कोई निबंध हो सकता है छोटा सा, कोई विषय वस्तु हो सकता है जो तुरंत बड़े मुद्दे में रहा हो, चर्चा में रहा हो, या किसी पत्र का रूप हो सकता है, कोई आलेख हो सकता है ना,
कोई मैगजीन की कटिंग हो सकती है, कोई भी विषय वस्तु हो सकता है। तो उस विषय वस्तु में से जो अनावश्यक तत्व है, बातें हैं, उन्हें आपको हटा देना है, और जितनी भी आवश्यक बातें हैं या महत्वपूर्ण है, उन्हें पुनः लिखने की आवश्यकता है। आपको उनको लिखना है, व्यवस्थित करके लिखना है, और ये भी देखना है कि अंडरलाइन कर करके देखे कि सबसे पहले नंबर पे आप उस गद्यांश में से किन बातों को रखना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से उनका क्रम बनाकर एक ऐसा क्रम बना लीजिए, सबको अंडरलाइन कर करके, कि मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बात लिखी थी चौथी पांचवी लाइन में, तो हो सकता है आपको ये तीसरे नंबर पर ऐसी लग रही कि ये तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर हो सकता है यहाँ की पंक्ति लग रही है, दूसरे नंबर पे यहाँ की लग रही हैं। तो आप इनको अरेंज करके भी एक व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है पुनः अरेंज करके लिखना या दोबारा अरेंज करके लिखना, है ना। और जो भी गद्यांश है उसका 1/3 भाग में लिखना या शब्दों में लिखना। संक्षेपण करते समय जो भी आपके पास गद्यांश दिया है उसे गहनता से पढ़े। कैसे पढ़ना है? गहनता से पढ़े, और बार बार पढ़े, 2 बार पढ़े, ताकि आप उसके केंद्रीय भाव तक पहुंच जाए। अगर आप केंद्रीय भाव तक पहुंच गए, इसका मतलब आप उसमें से जो काम की चीजें हैं केवल उतनी ही निकाल पाएंगे और बाकी चीजों को छोड़ देंगे। यही तो वो चाहता था। तो आई होप आप लोगों को ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं अलंकार को लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री। जय हिंद, जय भारत।